गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छी होंगी। साध संगत जी, पावन पर्व दशहरा की बहुत बहुत बधाई। विजयादशमी की अनेक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए सदगुरु माता जी से यही अरदास है कि आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। आप सभी सेवा सिमरन सत्संग करते रहें और सदगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहें। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, माया कुछ दिन अपने मायके में रहने के बाद अपने ससुराल में ही लौटी थी। ससुराल में लौटने के बाद माया की सास शकुंतला जी ने बहू से कहा, इस बार तुम अपने मायके से क्या क्या लाई हो? माया का जवाब था कि माँ जी, कल शाम आते ही मैं व्यस्त हो गई, फिर सुबह नाश्ते की तैयारी, मुझे आपको दिखाने का समय ही नहीं मिला, अभी दिखाती हूँ। ये कहकर माया अपना बैग लेकर हॉल में आ गई। ये बात जब माया की ननद मधु को पता चली तो वो भी दौड़ी आई ये देखने के लिए कि उसकी भाभी मायके से क्या लाई है। बैग खोलकर माया ने अपनी सास को कहा, माँ जी ये साड़ी आपके लिए, और एक सूट मधु को देते हुए माया ने कहा, ये तुम्हारे लिए। ये कहते हुए माया अपना बैग बंद कर ही रही थी कि शकुंतला जी ने माया के बैग से एक साड़ी और उठा ली। कहने लगी, ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। तभी मधु ने भी माया के बैग से एक दुपट्टा उठा लिया। कहने लगी, भाभी ये दुपट्टा तो बहुत सुंदर है। माया कहने लगी, माँ जी ये साड़ी मेरी चाची जी मेरे लिए लेकर आई थी और ये दुपट्टा भी वो ही लाई थी। वो साड़ी और दुपट्टा बाहर रखवाते हुए शकुंतला जी ने माया से कहा, जाकर अपना बैग अंदर रख लो। माया साड़ी और दुपट्टे के बारे में कुछ पूछना ही चाहती थी कि शकुंतला जी बोल पड़ी, अरे बहू तुम्हारा दिल इतना छोटा है, एक साड़ी और दुपट्टा ही तो लिया है, क्या हो गया? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम्हारी ननद तो तुम्हारी बहन जैसी है, जब भी ज़रूरत होगी हमसे मांग लेना। माया ने सोचा कि अब मेरी चीज़ मुझे ही मांग कर पहननी होगी। कुछ सोचते हुए माया अपने कमरे की ओर चल दी। जिस बात का डर माया को था आज भी वही हुआ, क्योंकि माया ये बात अच्छे से जानती थी कि उसे मायके से जो कुछ भी मिला होगा वो सामान उसकी सास और ननद ले लेंगी। साथ संगत जी, माया की शादी को अभी केवल 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इतने समय में ही माया अपनी सास और ननद के लालची स्वभाव को अच्छे से जान गई थी। पहले तो माया की सास ने मांग मांग कर माया के पिता से बहुत सारा सामान जुटवाया, जैसे कि टीवी, एसी, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज़ें भी शकुंतला जी माया से कहकर उसके पिता से ही मंगवाती थी। माया भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसी वजह से उसके माता पिता उस पर खूब खर्चा कर रहे थे। माया के पिता ने दहेज में माया को बहुत सारा नया सामान दिया था, लेकिन माया जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि घर में तो पुराना वाला सामान ही उपयोग हो रहा था। ये देखकर माया ने सास से पूछ ही लिया, माँ जी हम नया सामान कब इस्तेमाल करेंगे? तब सास का जवाब था, अरे ये सारा सामान अभी ठीक काम कर रहा है, जब ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तो हम नया वाला सामान लगा देंगे। अब ये बात उस समय तो माया को ठीक लगी, पर बाद में माया को ये पता चल गया कि उसके दहेज का सारा सामान उसकी सास शकुंतला जी ने अपनी बेटी मधु को देने के लिए रख लिया है। माया को बुरा तो बहुत लगा, पर उस बेचारी ने कुछ भी नहीं कहा। अभी माया की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए बार बार मायके से माया को तीज त्योहार के नाम पर बहुत सारे महंगे उपहार मिल रहे थे। माया को मायके से जो भी उपहार मिलता शकुंतला जी सहेज कर रख लेती और माया से कह देती, मैं संभाल कर रख रही हूँ, बाद में तुम्हारे ही काम आएगा। अब एक दिन माया की सास शकुंतला जी माया से बोली, हम किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम हमारा खाना बना कर रख देना। ये कहकर माया के सास ससुर और ननद और पति सब लोग चले गए। घर में अकेली माया ही थी। अकेली ने सारा काम किया, सारा खाना तैयार किया
और सभी का इंतज़ार करने लगी। रात को 12 बजे के आसपास घर के सभी सदस्य वापस लौटे तो माया कहने लगी, चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। शकुंतला जी ने बहू से कहा, मैं ये तो तुम्हें बताना भूल ही गई कि हम तो खाना खाकर आए हैं। ऐसा करो, तुम खाना खाकर सो जाओ। इस बात पर माया को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, माँ जी आप ज़रा मेरे बारे में तो सोचती, मैं यहाँ आपके इंतज़ार में भूखी बैठी हूँ। शकुंतला जी ने कहा, एक दिन अगर खाना नहीं खाओगी तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी मैं मेरी बेटी के ससुराल गई थी तो क्या वहाँ पर भी मैं तुमसे बातें करती रहती। अब मधु के ससुराल के बारे में सुनकर माया को बड़ी हैरानी हुई। माया कहने लगी, माँ जी क्या मधु का रिश्ता तय हो गया? शकुंतला जी कहने लगी, हाँ बिल्कुल, उसकी तो शादी की तारीख निकलने ही वाली है। मेरी बेटी को बहुत अच्छा परिवार मिला है और मेरा दामाद सरकारी नौकरी करता है। मेरी बच्ची तो बहुत खुश रहेगी। मधु का हाथ पकड़कर शकुंतला जी अपने कमरे में चली जाती हैं। माया हैरानी से वहीं खड़ी रह जाती है कि इन लोगों ने लड़की का रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। क्या घर की बहू को ये बताना भी ज़रूरी नहीं है? यही सोचते हुए माया कमरे में आई। थोड़ी देर बाद माया ने देखा कि माया का पति सुनील अपने माँ और पिता के कमरे से आ रहा था। सुनील को देखते ही माया ने सुनील से पूछा कि आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मधु का रिश्ता तय हो गया, किसी ने मुझे बताना ज़रूरी तक नहीं समझा। क्या मैं घर की सदस्य नहीं हूँ? किसी ने मुझे इस बारे में बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। इस बात पर सुनील का जवाब था, अरे मधु का रिश्ता तो हमारी शादी से पहले ही तय हो गया था। शादी तो अब होगी, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। माँ तुम्हें बता नहीं पाई होगी। मेरी माँ बेचारी बेटी को लेकर परेशान रहती है ना। अब ये बात सुनकर तो माया और ज़्यादा हैरान हो गई, लेकिन उस समय सुनील ने माया से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। माया ने भी इस बारे में और अधिक जानना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ दिनों के बाद शकुंतला जी की बहन सुमित्रा जी उनके घर में आ गई। दोनों बहनें बातें कर रही थी। सुमित्रा जी ने बहन से पूछा कि तैयारी कैसे चल रही है। शकुंतला जी ने अपनी बहन सुमित्रा से कहा, अरे दीदी, जैसा आपने सिखाया था वैसा ही मैं कर रही हूँ। सुमित्रा जी बोली, अगर यूं ही मेरे सिखाए के अनुसार चलती रहोगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी बेटी की शादी कितनी आसानी से हो जाएगी। ये सुनकर शकुंतला जी कहने लगी, वैसे दीदी आपकी योजना तो बहुत अच्छी थी। मैं तो पहले मधु की शादी करना चाहती थी, लेकिन आपकी सलाह के बाद हमने पहले सुनील की शादी कर दी। सुनील की शादी में हमें बहुत सारा दान दहेज मिला। अब उसी दहेज से मैं मेरी बेटी मधु की शादी कर दूंगी। मुझे तो कोई खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा। ये बोलकर दोनों बहनें ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब इधर कमरे से निकलती हुई माया ने अपनी सास की ये सारी बातें समझ ली। तब जाकर माया को समझ में आया कि उसके नए सामान का इस्तेमाल ना होना, उसके उपहार अलग रख देना, ये शकुंतला जी क्यों कर रही थी। माया सोचने लगी कि ये दुनिया चालाक लोगों से भरी पड़ी है। कहाँ एक बेटी के पिता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं खुद अपनी बेटी को मुफ्त में विदा करने की तैयारी हो रही है। माया ने सोचा, काश मैं अपनी सास को कुछ समझा पाती, अपने सामान पर मैं अपना हक दिखा पाती। मगर ऐसे लोगों को जब तक सबक न सिखाया जाए, ऐसे लोग कुछ नहीं सीखते। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे कोई मौका ढूंढना ही होगा। एक मौके की तलाश में माया थी। माया को वो मौका आखिरकार मिल ही गया। एक शाम को शकुंतला जी ने माया से कहा, आज शाम को मधु के ससुराल वाले हमारे यहाँ आ रहे हैं। तुम अच्छा सा खाना बना देना और रमा काम वाली बाई तुम्हारी मदद कर देगी। मैं और मेरी बेटी और मेरी बहन हम कुछ खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। ये कहते हुए शकुंतला जी अपनी बेटी और बहन के साथ बाहर चली गईं। माया ने कह दिया, माँ जी आप आराम से खरीदारी करिए, मैं सारा काम कर लूँगी। अब पीछे से माया ने खाना तैयार कर लिया और घर भी अच्छे से साफ कर दिया। खरीदारी करने के बाद शकुंतला जी जैसे ही घर में आई, एक पल के लिए तो वो बिल्कुल ही चौंक गई, क्योंकि उनका घर तो पहचान में ही नहीं आ रहा था।
फिर उन्होंने देखा कि उनकी बहू माया मेज पर कुछ सजा रही थी। घर को देखकर शकुंतला जी ने कहा, ये तूने क्या कर दिया बहू? ये सारा नया सामान निकालने की क्या ज़रूरत थी? माया का जवाब था, माँ जी, मुझे सफाई करते हुए ध्यान आया कि ये सामान तो बहुत पुराना है, क्यों ना मैं मेरे दहेज का नया सामान यहाँ लगा दूँ। आखिरकार मधु के ससुराल वालों को भी पता चलना चाहिए कि मधु का मायका कितना संपन्न है। अभी शकुंतला जी ये बोलने ही वाली थी कि ये सारा सामान तो मैंने मधु को दहेज में देने के लिए रखा था कि इतने में मधु के ससुराल वाले वहाँ जाते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। तभी मधु की होने वाली सास कविता जी बोली, वाह बहन जी, आपने तो अपने बेटे की शादी में बहुत दहेज लिया है, ये सारा सामान तो काफ़ी महंगा लग रहा है। शकुंतला जी का जवाब था, जी बहन जी, वो हमारी बहू के पिताजी को हमने बहुत मना किया, फिर भी उन्होंने ये सब दे दिया। क्या करें, बेटी के पिता है ना, उनका मन था ये देने का। मधु की होने वाली सास बोली, ठीक है ना बहन जी, ये तो उनका फर्ज है। फिर मधु की होने वाली सास कविता जी ने शकुंतला जी से कहा कि हमें तो ये सामान वामान कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे घर में तो सब पहले से ही है, आप परेशान मत होइएगा। वैसे भी आपकी बेटी को तो हमारे बेटे के साथ बाहर ही रहना है। ये सुनकर शकुंतला जी की जान में जान आ गई कि अब मधु को कुछ देना नहीं पड़ेगा। तभी कविता जी बोल पड़ी, आप एक काम करिएगा, आप 5 लाख नगद रुपए और 10 तोले सोना अपनी बेटी को दे दीजिएगा। अब आपका भी मन करता होगा ना, आपका भी तो बेटी के लिए कुछ फर्ज बनता है ना। ये सुनकर शकुंतला जी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो तो होशियारी दिखा रही थी, उनकी होशियारी उन्हीं पर भारी पड़ गई। सबके जाने के बाद शकुंतला जी के पति ने उनसे कहा कि मैं तुमसे पहले ही कहता था, लालच बुरी बला है, इसी चक्कर में किसी का दिल मत दुखाना। माया के पिताजी ने कितनी मुश्किल से ये सारा सामान जुटाया होगा, तुमने उनसे कितना सामान मांगा था, अब देख लिया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब करो 5 लाख रुपए का इंतज़ाम और खरीदो सोना। ये गुस्से से बोलते हुए शकुंतला जी के पति वहाँ से चले गए। आज माया खुश ज़रूर थी, क्योंकि थोड़ी सी हिम्मत की वजह से उसने अपनी लालची सास को सही सबक सिखा दिया था। शकुंतला जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने कभी भी माया के पिताजी से किसी सामान को लेकर कोई जोर नहीं डाला, ना ही उन्होंने माया के साथ कोई बुरा व्यवहार किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बेटी मधु का रिश्ता भी तोड़ दिया, क्योंकि शकुंतला जी ये बात अच्छे से समझ गई थी कि उनकी बेटी के होने वाले ससुराल के लोग बेहद लालची हैं। साथ संगत जी, दहेज लेना तो कानूनन अपराध है, लेकिन आज भी अधिकतर बेटी की शादी बिना दहेज के नहीं हो पाती। कई लालची लोग बेटी के पिता की पगड़ी विदाई के समय भी उछाल जाते हैं। कर्ज में डूबा हुआ बेटी का पिता सोचता है कि बेटी को जन्म देकर उसने तो अपराध किया है, मगर अपराध तो बेटे के माता पिता करते हैं, जो अपने होने वाली बहू को रुपए पैसों में तोल कर ले जाते हैं। मगर यहाँ पर माया ने जो किया, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या वो सही था या नहीं? माया की इसी चालाकी की वजह से उसकी ननद एक गलत घर में जाने से भी बच गई थी। अब अपनी राय आप ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। और आप सभी को एक बार फिर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।